नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। हम जानेंगे कि यह सब 1600 के दशक में कैसे शुरू हुआ, उस समय ब्रिटिश लोगों के पेशे क्या थे, उनके इंडोनेशिया में व्यापार के प्रयास और अंत में भारत में उनकी उपस्थिति, जिसमें मुगल साम्राज्य के साथ उनके संघर्ष शामिल हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में ब्रिटेन अभी तक उस वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित नहीं हुआ था जिसे हम आज जानते हैं। इस समय ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो अपने यूरोपीय पड़ोसियों की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस समय कई ब्रिटिश लोग विभिन्न पेशों में लगे हुए थे, व्यापारी, नाविक और साहसी, सभी नए अवसरों की तलाश में। ब्रिटिश विस्तार का मुख्य प्रेरक तत्व था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का उद्देश्य पूर्वी हिंदुस्तान के साथ व्यापार कर लाभ कमाना था, विशेष रूप से मसालों और वस्त्रों पर। भारत की ओर ध्यान देने से पहले ब्रिटिशों ने पहले इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि कच्चे मसालों जैसे जायफल और लौंग से भरपूर था। वहां पुर्तगाली मुख्य यूरोपीय शक्ति थे, लेकिन ब्रिटिश अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र में जहाज भेजे, व्यापार में संलग्न हुई और स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित किए। जब आवश्यक हुआ तो उन्होंने सैन्य बल का भी उपयोग किया, जो उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की शुरुआत थी। 1600 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिशों ने भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया, इसके विशाल संसाधनों और बाजार की संभावनाओं को पहचानते हुए। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था जब सम्राट जहांगीर ने ब्रिटिशों को 1613 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक ठिकाना स्थापित करने की अनुमति दी। हालांकि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, विशेष रूप से औरंगजेब के शासन के बाद, विभिन्न यूरोपीय शक्तियों जैसे फ्रांसीसी और डच के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। औरंगजेब, जो 1658 से 1707 तक शासन कर रहा था, ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सैन्य विजय की कोशिश की, जिसने महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया। उनकी गैर मुस्लिमों के प्रति सख्त नीतियों, जैसे भारी कराधान और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने, ने विभिन्न समुदायों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य की कमजोर पकड़ को पहचानते हुए रणनीतिक रूप से मैन्यूवर करना शुरू किया। जबकि उन्होंने शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, वे धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव की तलाश करने लगे। स्थानीय शासकों के साथ उनका संबंध जटिल होता गया, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल थे। तनाव तब बढ़ा जब ब्रिटिशों ने अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना शुरू किया। एक महत्वपूर्ण क्षण 1740 के दशक में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के दौरान आया, जिसने यूरोपीय शक्तियों का ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। ब्रिटिशों ने इस डिस्ट्रैक्शन का लाभ उठाने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप 1757 में सूरत के नवाब सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष हुआ। प्लासी की लड़ाई एक प्रमुख घटना थी। ब्राइबरी, जासूसी और सैन्य ताकत के संयोजन के माध्यम से ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को हराया। यह जीत न केवल एक सैन्य सफलता थी, इसने भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद के परिणाम दूरगामी थे। अपनी जीत के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उनकी आय और संसाधनों में काफी वृद्धि हुई। इस वित्तीय लाभ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं का विस्तार करने की अनुमति दी। इसके अलावा सिराजुद्दौला की हार ने मुगल अधिकार के पतन और ब्रिटिश शक्ति के उदय का प्रतीक बनाया। मुगल साम्राज्य, जो एक प्रमुख शक्ति था, अब ढहने लगा, जिससे ब्रिटिशों के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुखता स्थापित करना आसान हो गया। ब्रिटिशों ने परिणामी अराजकता का लाभ उठाया, विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ संधियां की और जब आवश्यक हुआ तो सैन्य बल का सहारा लिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिशों ने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे औपचारिक औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी।
ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में उभार की जटिल यात्रा, जो रणनीतिक संघर्षों और महत्वपूर्ण सैन्य विजयों से भरी हुई थी। इन युद्धों के परिणाम न केवल भारत को पुनः आकार देते हैं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इतिहास में और गहराई से जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें नीचे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।